हेलो IIT एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में मैं इंट्रोड्यूस करूंगा वन ऑफ द वेरी इनफेमस टॉपिक्स अमंग स्टूडेंट्स, म्यूजिक, लोकस। और ये इतना इनफेमस है कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स लोकस नाम देखकर क्वेश्चन ही छोड़ देते हैं। अगर आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं है, जो कि होना भी नहीं चाहिए ब्लाइंडली, तो आप अपने बड़े भाई, बहन, चाचा, चाची, अड़ोसी, पड़ोसी, जिन लोगों ने भी पास्ट में JEE अपीयर किया है, उनसे ये बात पूछ सकते हैं, उनका फीडबैक ले सकते हैं कि भाई लोकस के बारे में उनके विचार क्या हैं। आई एम श्योर कि वो विचार नेक नहीं होंगे। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, कि जितना डिफिकल्ट ये स्टूडेंट्स को लगता है, ये उतना डिफिकल्ट टीचर्स को नहीं लगता। टीचर्स से आप बात करोगे तो वो बोलेंगे अच्छा लोकस ही तो है, कौन सी बड़ी बात है। अब ऐसा क्यों होता है कि स्टूडेंट्स को ये टॉपिक बहुत ही टफ लगता है, और इतना टफ कि भाई नाम देख के ही मतलब, और टीचर्स आर लाइक कि नहीं यार इसमें तो कुछ दम वाली बात ही नहीं है। समवेयर आई फील देयर इज अ मिसकम्युनिकेशन। आई एम नॉट सेइंग व्हाट दे आर सेइंग और व्हाट दे आर टीचिंग इट रॉन्ग। वो बोल सही रहे हैं, लेकिन उसका मीनिंग शायद स्टूडेंट्स तक के गलत पहुंचता है, जो कि मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। लोकस ऐसा टॉपिक नहीं है जो आज शुरू होके आज खत्म हो जाएगा। इट्स अ रिकरिंग टॉपिक। पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कॉम्प्लेक्स नंबर में लोकस पे बेस्ड क्वेश्चंस हमको देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में मैं पहले लोकस इंट्रोड्यूस करूंगा कि लोकस होता क्या है भाई, है ना। इतना वाहियात सा नाम है, अगर आप लोगों ने पहले नहीं सुन रखा है तो ये समझना भी जरूरी है कि अच्छा ये होता क्या है भाई। तो लोकस क्या है, फिर उसके बाद लोकस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की स्टेप्स, और हर स्टेप के पीछे मैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी बताऊंगा, ताकि आपको उस स्टेप का मतलब समझ में आए, उस स्टेप के पीछे उसका जो थॉट प्रोसेस है वो भी समझ में आए। Definitely we are going to deal with some simple questions today. We are not going to go in very tough questions, क्योंकि वो सब तो बाद में ही आएंगे जैसे हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट होता जाएगा। बट ऑल द स्टेप्स विल बी रिलेवेंट इन फ्यूचर एज वेल। इनफैक्ट मोर रिलेवेंट इन फ्यूचर एज वेल। जितना टफ क्वेश्चन उतनी ज्यादा ये स्टेप्स का सिग्निफिकेंस बढ़ जाएगा। और मैं अपने लेवल पर जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जितना मैंने इतने सालों में समझा है, जितना मुझे बच्चों से इंटरेक्ट करके समझ में आया है कि एक्चुअली बोला क्या गया है और क्या स्टूडेंट्स का थॉट प्रोसेस है, वो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। एंड आई एम श्योर कि दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। क्वेश्चन सॉल्व होंगे कि नहीं होंगे वो पता नहीं, बट ये गारंटी जरूर है कि लोकस का नाम देखकर आप क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हो। बस शर्त ये है कि लोकस के लिए वी हैव टू बी फोकस्ड। तो आइए शुरू करते हैं। लोकस, द पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट अंडर गिवन कंडीशन। कुछ कंडीशंस होगी और उस कंडीशन के अंतर्गत हमें जो मूविंग पॉइंट है उसके पाथ के बारे में बताना है। जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, पाथ ऑफ अ पॉइंट इन 2 डायमेंशन विच इज एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। एक कोई मूविंग पॉइंट है और उस मूविंग पॉइंट पर हमने कंडीशन क्या लगा दी कि भाई एक फिक्स्ड पॉइंट से जो तेरा डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। तेरे को जहां जाना हो जा, बस इस पॉइंट से जो तेरा डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगा। 2 डायमेंशन की बात कर रहा हूं मैं, तो ये बात तो हम सबको पता है कि उसको क्या बोलते हैं, सर्कल। नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारा सर्कल, बट ये बात तो हमको पता है कि भाई इसको सर्कल बोलते हैं। तो यही है लोकस, पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट अंडर गिवन कंडीशंस। अब क्वेश्चन आया आपके पास लोकस पे बेस्ड, तो कैसे हैंडल करना है। पहली स्टेप तो ये कि लेट द मूविंग पॉइंट बी h, k। अब देखो जो मूविंग पाथ होता है ना, उसकी हमसे इक्वेशन पूछी जाती है। बहुत रेयर केस में उस पाथ का नाम पूछा जाएगा, और वो नाम भी तभी पूछेंगे ना जब हमको उस पाथ की इक्वेशन पता है कि भाई जैसे हमको पता है कि y = mx + c ये स्ट्रेट लाइन होती है। तो अगर मान लो हमने किसी चीज का लोकस निकाला
और इक्वेशन आ गई इस फॉर्मेट में ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और 4 ऑप्शंस में कोई एक ऑप्शन स्ट्रेट लाइन है, तो हम भाई स्ट्रेट लाइन टिक कर देंगे क्योंकि हमको पता है कि ये इक्वेशन जो है वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। तो बेसिकली इक्वेशन तो फाइंड करनी है ना भैया, तो क्या करेंगे हम, जो मूविंग पॉइंट है ना उसको h, k मानेंगे। अब यहाँ पर कई लोगों को डाउट हो रहा होगा कि सर x, y क्यों नहीं मानेंगे। आई एम कमिंग अप टू दैट, डोंट वरी, एंड आई विल गिव यू एन एग्जांपल आल्सो कि क्यों h, k हम अज्यूम करते हैं। नीचे मैंने एक डिस्क्लेमर भी लिख दिया है ताकि कोई लफड़ा नहीं हो। इफ देयर इज नो मेंशन ऑफ h और k इन द डेटा ऑलरेडी, अगर मान लो क्वेश्चन में ऑलरेडी एग्जामिनर ने h और k या इन दोनों में से कोई एक या दोनों ही यूज कर रखे हैं, तो हम मूविंग पॉइंट को कुछ और मान लेंगे, अल्फा कॉमा बीटा मान लेंगे, जो क्वेश्चन में नहीं हो। बेसिकली भावनाएं समझ रहे हो ना। कॉमनली हम h, k लेते हैं। स्टेप 2, अप्लाई द गिवन कंडीशन यूजिंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब इक्वेशन हमको निकालनी है तो हमको तो सॉल्व करना है मैथमेटिक्स। यहां पर जैसे ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इंग्लिश में, तो हमको वो इंग्लिश को कन्वर्ट करना है मैथमेटिकल इक्वेशन में। कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, यहाँ पर ये एक कोई फिक्स्ड पॉइंट होगा, ये एक हमारा मूविंग पॉइंट है और डिस्टेंस की बात हो रही है। क्या यूज करेंगे, सोचो सोचो, डिस्टेंस फॉर्मूला। हो गई मैथमेटिकल इक्वेशन, बस सिंपल। चलिए तो ये करेंगे भाई। फिर कभी कभी ऐसा भी होगा कि हमें कुछ वेरिएबल्स अपनी तरफ से अज्यूम करने पड़ेंगे, तो कर लेंगे, करने पड़ेंगे तो कर लेंगे। कोशिश हमारी ये रहेगी कि जितने कम वेरिएबल्स हम अज्यूम करें उतना हमारी सेहत के लिए अच्छा है, क्योंकि जितने वेरिएबल्स हम अज्यूम करेंगे उनको हमको फाइनली एलिमिनेट भी करना पड़ेगा। तो ज्यादा वेरिएबल अज्यूम करोगे तो ज्यादा चीजों को एलिमिनेट करना पड़ेगा, कम वेरिएबल अज्यूम करोगे तो कम को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तुम सोच लो, डू द मैथ कि किस में तुम्हारा फायदा है। द लेसर द नंबर द बेटर। ओके, अच्छा यहां पर क्या होता है ना कि यार वेरिएबल्स कई बार अज्यूम करने तो हमको पड़ते हैं, लेकिन वो एग्जामिनर चाहता है कि भले वो एग्जिस्ट करें क्वेश्चन में। जैसे फॉर एग्जांपल एग्जामिनर ने कोई लैंग्वेज लिखी क्वेश्चन की, अ ट्रायंगल विद अ गिवन बेस, उसने वर्ड यूज कर लिया गिवन बेस, एंड वी आर अज्यूमिंग लेट द बेस बी ए। तो वो जो ए है ना वो फाइनल आंसर में अपीयर कर सकता है क्योंकि लैंग्वेज में लिखा हुआ था गिवन बेस। तो ये जो ए है ये एक्चुअली एग्जामिनर ने दे दिया है, बस उसने बोला नहीं कि तुम ए लो कि बी लो, जो तुम्हारा मन करे वो ले लो, तुम्हारी इच्छा है। बस हमने ए लिया तो वो ए अपीयर कर सकता है। समझ रहे हो ना बात को। जो पैरामीटर्स होते हैं, जो हमने वेरिएबल्स अपनी तरफ से अज्यूम करे जिसके बारे में एग्जामिनर ने मेंशन नहीं किया है क्वेश्चन में, उसको हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा। अच्छा, हमको जो एक्स और वाई हैं इक्वेशन में अगर अपीयर करेंगे मोस्ट ऑफ द केसेस में करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस आएंगे तो उनमें करेंगे, तो हमको एक्स और वाई को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। h, k रहेगा फाइनल अपने एक्सप्रेशन में, कांस्टेंट कोई दिक्कत ही नहीं है। और ऐसे वेरिएबल्स भी रह सकते हैं जो या तो एग्जामिनर ने दिए हैं या तो एग्जामिनर ने उनके बारे में बोला है कि तुम अपनी तरफ से ले लो भाई, हमारी तरफ से परमिशन ग्रांटेड। फाइनली h और k को हमको रिप्लेस करना है x एंड y से। मैंने इसीलिए स्टेप 1 में ये बात बोली कि कई लोग ये सोच रहे होंगे कि जब h, k को रिप्लेस करना ही है x और y से, तो शुरू से x और y क्यों नहीं मान के चले। ध्यान दो भाई, यहाँ पर स्टेप 4 में लिखा हुआ है एलिमिनेट x एंड y। अब मान लो कि एक्सप्रेशन ऐसा आ रहा है जिसमें x भी है h भी है, और अगर तुमने h की जगह शुरू से उसको x से लेके चलते तो भैया डिफरेंशिएट कैसे करते, मतलब कुछ ना कुछ x, y से डिफरेंट ही मानना पड़ता ना ताकि डिफरेंशिएट कर पाओ। तो इसलिए कॉमनली हम h, k लेते हैं। तुम कुछ और भी ले लो, तुम्हारी मर्जी है, बट कॉमनली अपन h, k लेते हैं। बार बार बोल रहा हूं, as long as x and y are present in the expression, treat h and k as constant. I am going to explain this while solving an example. Don't worry, ये समझाऊंगा कि ये कई बार कंफ्यूज करता है भाई। h और k है तो वेरिएबल, लेकिन जब तक x और y है ना तब तक इन दोनों की चलेगी, तब तक h और k को तुमको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। ये x और y गायब हुए, एलिमिनेट हुए, ये दोनों आ जाएंगे भैया, हीरो बन जाएंगे, और फिर बाद में इनको वापस तुम x और y से रिप्लेस कर दो। अब देखो होता ये है कि जो लोकस के अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उनमें काफी सारी लैंग्वेज लिखी हुई होती है कि ऐसा किया फिर वैसा किया फिर ये किया, अब फाइंड द लोकस। तो यहां पर क्या होता है कि टीचर्स यूजुअली, मैं भी बोलता हूं और बोल भी रहा हूं,
कि सबसे पहले आप बनाइए डायग्राम। लोकस क्या है? इट्स अ पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट। डायग्राम हम इसलिए बनाने के लिए बोलते हैं कि जो क्वेश्चन की बहुत बड़ी लैंग्वेज है, जो उसमें मल्टीपल भाषाएं लिखी हुई कि यहां से ये किया, फिर ऐसा किया, तो इट्स लाइक अ मैप। तो फोटो से क्या होता है ना कि वो मैप हमारा क्लियर हो जाता है। यहां पर डायग्राम बनाने का मतलब बच्चे, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, स्टूडेंट्स क्या समझते हैं कि हमें फोटो बनाकर लोकस के शेप को ऑब्जर्व करना है। कभी कभी तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, जैसे इस पर्टिकुलर केस में सक्सेसफुल हो जाते क्योंकि सर्कल से हम बहुत ज्यादा अवेयर हैं और ये बहुत ही सिंपल फिगर है। मैं क्वेश्चंस बताऊंगा तुम लोगों को, उनका कर्व बना के भी बताऊंगा और तुमको बताऊंगा कि सोच के तो तुम ये कर्व कभी डिसाइड कर ही नहीं पाते। जैसे होता है ना कि भाई फिजिक्स में कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि वो मैकेनिक्स में कि भाई ऐसा पेन को किस हाइट से वो करें कि वो उछल के एक चक्कर और मार ले। तो जैसे ही ये क्वेश्चन सर बोलते हैं क्लास में तो बच्चे ऐसा पेन गिराने लग जाते हैं, वो नहीं घूमेगा भाई। See, when you're solving question, the scenario is different. And when you're doing it practically, तब और भी कई सारी चीजें आ जाती है। समझ रहे हो बात को? तो जरूरी नहीं कि जो तुम ऑब्जर्व कर रहे हो वो एक्चुअली तुम क्वेश्चन में भी वैसे ही अप्लाई कर पाओ। तो यहां पर लोकस में भी डायग्राम आपको बनाना है। क्यों बनाना है? टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। Be very much clear with this. Diagram is meant only to understand the question in a simplified way. Final answer तो आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ ये कर मैथमेटिकली जो भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंग्लिश में, उसको हमको मैथमेटिकली कन्वर्ट करना पड़ेगा और वहीं से हमारा आंसर आने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है तो चलिए भाई 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को आंसर करिए। क्या आंसर आ रहा है? 2x - y + 6 = 0। जिन लोगों का यह आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो, बट सुन लो जो मैं बोल रहा हूं। ज्यादा टाइम नहीं खाऊंगा आप लोगों का, ऑलरेडी बहुत खा लिया है। इसको मैं फोटो बनाकर और लैंग्वेज देखकर क्लियरली समझ सकता हूं कि दैट वी आर टॉकिंग अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बट आई एम नॉट गोइंग टू यूज दैट पार्ट। आई एम गोइंग टू सॉल्व इट प्योरली मैथमेटिकली, और यही करना है हमको लोकस में। तुम जितना ज्यादा मैथमेटिक्स पे विश्वास रखोगे तुम्हारे लिए लोकस उतना सिंपल हो जाएगा। तुम जितना ज्यादा उसका शेप बनाने की कोशिश करोगे तो मामला बिगड़ जाएगा भाई। ठीक है, पेंटिंग कंपटीशन में भाग नहीं लेना है फिलहाल हमको। चलिए, तो जो मूविंग पॉइंट है, फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट, लेट दैट पॉइंट बी पी एच कॉमा के। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? पी ए इज इक्वल टू पी बी। अब P तो ये है, A ये है, तो P से A का डिस्टेंस फॉर्मूला से, और फिर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, चीजों को सिंप्लीफाई करेंगे। वी विल बी गेटिंग द एक्सप्रेशन 2h - k + 6 = 0, और फिर h और k को x और y से रिप्लेस कर देंगे। यहां पर डेफिनेटली कोई ना कोई सोच रहा होगा कि जब करना ही था x और y से रिप्लेस तो फिर h और k लेके नौटंकी क्यों करी। रुको जरा, सबर करो, आगे क्वेश्चन आएंगे, समझ में आएगा। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हमने सिर्फ स्टेप 1 और स्टेप 2 में हमारा काम हो गया। ना ही हमको कोई वेरिएबल अज्यूम करना पड़ा, ना ही एक्स और वाई को, और जो वेरिएबल हमने अज्यूम करे ही नहीं उनको एलिमिनेट करने की जरूरत पड़ी। तो ये इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, इट वाज जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन, बट किया कैसा है हमने? पूरा मैथमेटिकली। यहाँ पर हमने कोई भी वो फोटो बनाकर शेप समझने की कोशिश नहीं करी है। कर भी सकते थे क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन था। चलिए फिर 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्या आंसर आ रहा है इसका? 9x² + 6x - 12y + 29 = 0। We will be solving it pure mathematically। देखते जाना भाई क्या लिखा हुआ है।
ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, हमें सेंट्रोइड का लोकस फाइंड करना है। तो लेट्स से द सेंट्रोइड इज h, k। सी पॉइंट हमको पता नहीं है, ऑब्वियसली सी अगर फिक्स होता तब तो सेंट्रोइड भी फिक्स हो जाता, फिर लोकस किस बात का फाइंड करते हैं, नॉनसेंस। तो सी एक वेरिएबल पॉइंट है, लेट्स से सी इज अल्फा कॉमा बीटा। अब यहां पर हमने मान लिया अपनी तरफ से वेरिएबल, तो करना पड़ेगा इसको एलिमिनेट। चलिए भाई, तो अगर पॉइंट ए ये है, बी ये है, सी ये है, तो जो सेंट्रोइड होता है उसका x कोऑर्डिनेट विल बी द सम ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल द थ्री डिवाइडेड बाय 3। तो 1 प्लस -2 दैट विल बिकम -1 प्लस अल्फा होल डिवाइडेड बाय 3। वो 3 को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, ये आ गई। नहीं, ये अभी इक्वेशन नहीं है, इसको मैं बोलता हूं, इसको बोलूंगा मैं पहली इक्वेशन। फिर सिमिलर ग्राउंड्स पर y की बात करूं मैं, तो 3k विल कम आउट टू बी इक्वल टू 3 प्लस 4 बोले तो 7 प्लस बीटा। तो यहां से बीटा की वैल्यू आ गई 3k माइनस 7। ये जो पॉइंट है अल्फा बीटा दैट इज सी के बारे में क्या दे रखा है कि सी जो है वो इस पे लाई करता है। ये क्या होता है, पैराबोला होता है, बट राइट नाउ वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। जो भी होता है, तो अगर सी इस पे लाई करता है मतलब अल्फा कॉमा बीटा इस पे लाई करता है, मतलब अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 4 बीटा होना चाहिए। अल्फा की वैल्यू h के टर्म्स में, बीटा की वैल्यू k के टर्म्स में ये लिखी हुई है। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा 3h प्लस 1 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स 3k माइनस 7। अब यहां पर ना ही कोई अज्यूम्ड वेरिएबल है, ना ही x और y है। h और k को तुम रिप्लेस कर दो x और y से, आगे सिंप्लीफाई कर दो, ये आंसर दिख जाएगा। भावनाएं समझ में आई क्या? चलिए फिर, तो यहां पर मैंने इस क्वेश्चन में आप लोगों को ये वाली स्टेप समझा दी। अभी तक देख लो भाई, ऐसा है कि कोई भी फोटो वोटो नहीं बनाया है, बिना फोटो बनाए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। फोटो क्यों बनाना है? इफ द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन इज टू लेंथी, जो कि हम लोगों को याद नहीं रहेगी। ऑब्वियसली मैप होता है जैसा, तो क्यों होता है मैप? क्योंकि रास्ते याद नहीं होते ना, कि भैया इधर आगे चले जाओ, फिर लेफ्ट ले लो, फिर आगे से उसके बाद थोड़ी बार 3 दुकान छोड़ के राइट ले लेना, फिर उसके बाद नाके पर पीपल का पेड़ आएगा, वहां से लेफ्ट ले लेना, फिर थोड़ा आगे जाओ तो पनवारी की पान की दुकान आएगी, फिर वहां से लेफ्ट ले लेना। इतना तो नहीं याद रहेगा। तब क्या करते हैं हम लोग? मैप यूज करते हैं। अब तो गूगल मैप का जमाना आ गया, वो खुद ही बता देती है चाची कि टेक टर्न लेफ्ट एंड टेक राइट आफ्टर 3 किलोमीटर। बट पुराने जमाने में तो मैप इसलिए होता था क्योंकि रास्ते याद नहीं रहते थे। तो वही क्वेश्चन में जब बहुत सारी चीजें होगी, ऐसा करो फिर वैसा करो फिर ये करो फिर वो करो, तो उस क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड वे में समझने के लिए हम फोटो बनाते थे। समझ रहे हो? कनेक्ट कर रहे हो क्या? बहुत बार एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए क्योंकि लोकस से जो डर है तुम्हारा वो खत्म करना जरूरी है। इतना मैंने आज तक किसी लेक्चर में नहीं बोला जितना आज बोल रहा हूं। पुराने लेक्चर देख लो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि टीचर भी कभी स्टूडेंट है। चलिए तो फिर 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है इसका? 1/x प्लस 2/y इज इक्वल टू 1। जिन लोगों का आंसर आ गया है, सॉल्यूशन को चाहो तो स्किप कर सकते हो। चलिए भाई, बाकी लोगों के लिए क्वेश्चन समझते हैं। मैं इसको 2 तरीके से सॉल्व करूंगा, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट आई वांट टू हाईलाइट दिस पार्ट, द लेसर द नंबर द बेटर। ठीक है भाई, तो चलिए पहले तो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि एक लाइन है, एक लाइन नहीं है, बहुत सारे लाइन है, बट वो सब लाइन कहां से पास हो रही है? 2,4 से। तो फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच बाइसेक्ट द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेक्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो एक सैंपल के लिए हमने ये लाइन बना ली और ये 2,4 से पास हो रही है। और ये लेट्स से कि जो ये लाइन है
वो एक्स एक्सिस को कट कर रही है एट पॉइंट a,0 और ये y एक्सिस को कट कर रही है एट पॉइंट 0,b। तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म से हमको ये पता है कि इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। और ये लाइन 2,4 से पास हो रही है। तुम चाहो तो यहीं पे 2,4 सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, बट मैं एक स्टेप और करूंगा ताकि मैं ये वाले पॉइंट को भी, ये जो लिखा हुआ है ना, जब तक के x और y प्रेजेंट है, h और k को अपने को कांस्टेंट ट्रीट करना है, उसको भी हाईलाइट करूंगा। ठीक है भाई। तो देखो ऐसा है कि हमको मिड पॉइंट का लोकस फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट तो ये हो जाएगा h, k। तो मिड पॉइंट वाले सेक्शन फॉर्मूला के लॉजिक से अपने पास आ गया h इक्वल टू a प्लस 0/2, मतलब a इक्वल टू आ गया 2h और b इक्वल टू आ जाएगा 2k। तो यहां पर a और b की जगह मैंने ये 2h और 2k सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसके बारे में हमको क्या पता है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये पास कर रहा है 2,4 से, तो हमें सब्स्टिट्यूट करना है 2,4। किसकी जगह सब्स्टिट्यूट करोगे, कौन है यहां पर वेरिएबल, ये h और k नहीं है। h और k को तो हमको कांस्टेंट ट्रीट करना है जब तक के x और y प्रेजेंट है भैया। तो हमें 2,4 सब्स्टिट्यूट करना है x की जगह और y की जगह। अब हट गया x और y, अब चलेगी h, k की दादागिरी भैया, चलने दो। सिंप्लीफाई करो, h और k को रिप्लेस करो x और y से और आंसर हमारा आ जाएगा। अब मैं बता रहा था कि अपने को वेरिएबल्स को कम भी अज्यूम करना, ये अपना एक टारगेट होना चाहिए। मतलब जितने कम वेरिएबल, यहाँ तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था एंड आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि वी विल बी टेकिंग वेरी सिंपल क्वेश्चन। हम ये कर सकते थे कि पहले ये मिड पॉइंट को h, k लिखते और ये a और b को हम मानते ही नहीं, अपनी तरफ से अज्यूम ही नहीं करते। हम सीधे a की जगह 2h लिखते और b की जगह 2k लिखते। तो हमारे यहाँ पर x इंटरसेप्ट हो जाता 2h और y इंटरसेप्ट हो जाता 2k। तो सीधे हमारे पास जो इक्वेशन आती वो डायरेक्टली ये आती, एक स्टेप कम हो जाती, प्लस वो जो वेरिएबल्स हमने अपनी तरफ से अज्यूम करे थे वो भी डिलीट हो जाते हैं। ठीक है। तो जितने टफ क्वेश्चंस आएंगे, जितने ज्यादा वेरिएबल्स तुम अज्यूम करोगे, उतना उनको एलिमिनेट करना दुखदाई होगा। यहाँ पर तो चीजें बहुत ही सिंपल थी। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, यू कैन जज मैथ बुक बाय इट्स थंबनेल, इट्स इंटरेस्टिंग। अब देखो ऐसा है कि जो मैं तुमको फोटो बनाने वाली बात कर रहा था कि जैसे ये क्वेश्चन पढ़ते कई लोग और वो ऐसे 4-5 लाइनें ऐसे प्लॉट कर करके शेप को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो तुमको पता है कि भाई ये शेप को बोलते क्या है, हम आगे भी नहीं बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि अभी नहीं पता है, बाद में भी नहीं पता होगा। और अगर मैं तुम लोगों को इसका फोटो दिखाऊं तो तुमको फोटो देखकर ये बात समझ में आ जाएगी कि तुम कुछ भी कोशिश कर लो, ऐसे 10 क्या 25, 50, 100 लाइनें भी बना लेते ना तुम लोग जो 2,4 से पास हो रही। पहली बात तो इतने प्रिसाइजली बना नहीं पाते, बना भी लेते तब भी तुम प्रिसाइजली शेप को आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाते। ये देख लो भैया, डेस्मोस से बनाया मैंने फोटो। अब तुम खाओ अपनी सेकंड वाली क्रश की कसम और बताओ मेरे को कि क्या तुम ये सोच सकते थे कि इस कर्व का शेप ऐसा होगा? नहीं सोच पाते। हमने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है, ये मैथमेटिकली। ये फोटो सिर्फ क्यों बनाया था? टू अंडरस्टैंड दी क्वेश्चन। समझ में आ रहा है क्या? चलिए फिर, मेरे को लगता है कि अब तुम हो गए हो चैंपियन। तो फिर 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या आंसर आ रहा है भाई? 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 10/x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। चलिए भाई, क्या क्वेश्चन है? जिन लोगों का आंसर आ गया सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं। मैं तो बहुत कुछ बोलूंगा इस क्वेश्चन में, ऑब्वियसली आपकी इच्छा है सुनना है तो सुनिए। The locus of the foot of perpendicular from origin on the line which cuts intercept। तो इंटरसेप्ट की बात हो रही है जैसा पिछले क्वेश्चन में भी हुआ था। फिर से आपकी मर्जी है कि आप इंटरसेप्ट्स को a और b मान के चल रहे हो क्या। अगर मानोगे तो एलिमिनेट करना पड़ेगा। मैं नहीं मानूंगा, मैं बिना उसके ही क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। देखते हैं कैसे। तो ये अपनी वेरिएबल लाइन
ओरिजिन से मैंने इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और फुट ऑफ परपेंडिकुलर को अपन बोलेंगे h, k। हमें क्या बोल के रखा है लैंग्वेज में क्वेश्चन की कि ये जो इंटरसेप्ट का सम है वो है 10। x इंटरसेप्ट यूजुअली अपन a लेते हैं, y इंटरसेप्ट b लेते हैं। अगर हमने उनको अज्यूम किया राइट नाउ तो बाद में उनको हमको एलिमिनेट भी करना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूं, मैं इस ग्रीन वाली लाइन की इक्वेशन लिखता हूं विथ द हेल्प ऑफ दिस h एंड k। यहां पर मैं कुछ भी वेरिएबल अज्यूम नहीं कर रहा हूं। तो चलिए, ये जो पिंक वाली लाइन है इसका स्लोप कितना हो गया k/h। ये ग्रीन वाली पिंक वाली के परपेंडिकुलर, तो उसका स्लोप कितना हो जाएगा -h/k। और वो पास किससे कर रही है, h, k से ही पास कर रही है। तो ये ग्रीन वाली लाइन की इक्वेशन ग्रीन कलर से ही लिख देते हैं, y - k इज इक्वल टू -h/k इंटू x - h। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो ky प्लस hx इज इक्वल टू h² प्लस k² आ गया। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ इंटरसेप्ट। तो पहले तो अपन x इंटरसेप्ट निकालते हैं। x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y को 0 कर दिया तो x इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा, h² प्लस k² बाय h। ऑन सिमिलर ग्राउंड्स y इंटरसेप्ट ये कितना आ गया, h² प्लस k² बाय k, और इन दोनों का सम इज इक्वल टू 10। ये आ गया हमारा आंसर। हमने h और k को रिप्लेस कर दिया x और y से। फिर से किसी को ऐसा लग रहा है क्या कि ऐसी बहुत सारी लाइन बना बना कर हम ऑब्जर्व कर लेते कि ये फोटो कैसा बनेगा? चलिए भाई, जिनको ऐसा लग रहा है उनकी गलतफहमी दूर करते हैं। टन टन, ये है इसका फोटो। तो थर्ड क्रश की कसम खा के बताओ कि क्या तुम ये ऑब्जर्व कर पाते? ये वाहियात फिगर, मुझे नाम भी नहीं पता इसको क्या बोलते हैं। गूगल पे ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, बट क्यों ढूंढे, पढ़ेंगे तो नहीं हम इसको। तो जो सिंपल क्वेश्चन था ये एक्चुअली इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, और हमने फोटो भी बनाया है और फोटो से हमने आंसर समझने की कोशिश भी नहीं करी, प्योरली मैथमेटिकली सॉल्व किया है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।